वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में जो मैंने टॉपिक लिया है वो है संविधान संशोधन, जो आपके एग्जाम से ठीक पहले मैंने लिया है, क्योंकि ये टॉपिक आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो अभी आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। अगर आप न्यू है चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी। जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और साथ में आरओ एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोर्स अवेलेबल है और अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आप आसानी से अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल दोनों करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे। जो भी कोर्स परचेज कर रहे हैं ना, उस पर आप ज्ञान सर जरूर लगाइएगा कूपन कोड, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान सर कूपन कोड है। और अभी भी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं आरओ एग्जाम के लिए तो आपको समय देना होगा अपनी प्रैक्टिस पे। तो कंटेंट आपको मिलेगा वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में। इन क्लासेस के साथ साथ आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है जो डेली कराई जाती हैं, तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग कवर कैसे करेंगे। तो पहले कुछ जो महत्वपूर्ण है जिनसे अक्सर प्रश्न आते हैं उन्हें देखिए, फिर मेरे साथ आप सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे और उसमें भी वो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं सिर्फ उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला संशोधन जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था। तो कुछ कानूनों को क्या किया गया था, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए नवी अनुसूची पेश की गई थी। तो पहले जब हमारा संविधान बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूची ही थी, 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन बाद में नवी अनुसूची जोड़ी गई। पहला संशोधन हुआ था 1951 में। अगला अमेंडमेंट 7वां है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 1956 में हुआ। इसमें भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की गई थी। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक बड़ा संशोधन था, 1976 में हुआ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द थे, ये प्रीएम्बल में जोड़े गए, हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। और साथ में मौलिक कर्तव्य भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। जब शुरुआत में ये जोड़ा गया तो 10 थे संख्या में, बाद में एक और संशोधन होता है, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके जरिए से एक और जोड़ा गया था। फिर आता है 44वां संशोधन 1978 में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, और भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी मैंने 8th बताई थी, फिर पहला संशोधन हुआ, 9th जोड़ी गई। अब 52वां संशोधन 1985 में होता है, जिससे 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जानते हैं, और वर्ष 1985 में 52वें संशोधन के माध्यम से इसे पारित किया गया था। देखिए, जितनी भी अनुसूची हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आपको पढ़ने, वो सारे मैं कई बार कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर से रिवीजन करा दूंगी, लेकिन आपको वो टॉपिक प्रिपेयर करना है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में हुआ था, जिसमें 21 साल पहले उम्र थी वोट देने की। ठीक है, मत देने की जो उम्र थी 21 साल थी, लेकिन घटा दी गई थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1989 में, जिसमें अब 18 साल के अगर आप हो गए तो आप वोट दे सकते हैं। ये इस अमेंडमेंट के जरिए से हुआ था। फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 का। अब यहाँ पर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव आया। ठीक है, और 73-74 जो संशोधन है वो आगे भी पढ़ेंगे, कैसे ग्राम पंचायत और नगर निगम से रिलेटेड है, इनके बारे में भी जानेंगे। तो 86वां संशोधन आता है 2002 में, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करता है। और 101वां संशोधन होता है 2016 में, वस्तु और सेवा कर जीएसटी का परिचय कराया गया। और अभी 106वां संशोधन आता है, ठीक है, नारी बंधन अधिनियम करके, तो उसको भी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो ये क्विक रिव्यू है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जो ये इंपॉर्टेंट है इनको तो कतई भूलना ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक अमेंडमेंट हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक और संशोधन रह गया जो इम्पोर्टेंट था, 103rd अमेंडमेंट। ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण थे 10% उनको आरक्षण जो है वो 2019 में 103वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। और संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 15 है क्लॉज 6 और
16 क्लॉज 6 सम्मिलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकते। EWS वाला जो प्रोविजन है वो इससे ऐड किया गया था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में आया। इसमें काफी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको क्या तैयार करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं सूची जो है इसमें ऐड कर दी गई थी। तो वही चीजें पढ़ेंगे जो पूछा जा रहा है, बाकी आपके सामने है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकते हैं। एग्जाम टाइम में सिर्फ उतना पढ़िए जो एग्जाम में आ सकता है। सेकंड अमेंडमेंट देखते हैं तो द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 में आया। तो लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक कर दिया गया, ठीक है। फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। इसमें क्या हुआ, तो संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज, कच्चे जूट उत्पादन और आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोक हित में शक्तिशाली बनाया गया। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है उन पे मैं स्टार लगा दे रही हूँ। तो पहला वाला तो किसी हाल में नहीं भूलना है, ये अमेंडमेंट। इसके बाद फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1955 का। तो निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमाणता को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया, ठीक है। जो 9वीं सूची में जो चीजें ऐड की जाती थी, जो भी प्रावधान, वो क्या होते थे, न्यायिक समीक्षा से दूर हो जाते थे। पांचवा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पांचवा संशोधन अधिनियम 1955 का। तो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई कि वे राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर आपको किसी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना और ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, तो इसके लिए जो राय मांगी जाती है राज्यों को, तो राज्यों के पास ये प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है वो उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें, उनके पास ये शक्ति नहीं होती है। लेकिन कितनी समय सीमा होनी चाहिए, किस समय सीमा के अंतर्गत, वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। वो इस प्रावधान ये इस संशोधन में दिया गया है, ठीक है। फिर सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 का। तो केंद्रीय सूची में नए विषय जोड़े गए, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री करो, इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां। फिर सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 का। तो राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं कि राज्यों में 4 वर्ग की समाप्ति किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हुई, तो 7वां संशोधन अधिनियम आया था। पहले क्या था, भाग का, खा, गा, घा, और इनके स्थान पर अब क्या हो गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बन गए थे। जैसे कि अभी देखते हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार भी किया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना भी इसी अमेंडमेंट के जरिए से हुई। इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 7th अमेंडमेंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई है। और ये किस किस के लिए की गई है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था भी इस अमेंडमेंट के जरिए से की गई। 8वां संशोधन अधिनियम है 1960 का। तो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण व्यवस्था में विस्तार और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है भारत पाक समझौते पे जो 1958 है। इसके अनुसार पाकिस्तान को बेरूबारी संघ पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किया गया। तो ये 9th अमेंडमेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर 10वां संशोधन अधिनियम 1961 का आता है। तो दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो दादरा और नागर हवेली भारतीय संघ में कैसे जुड़ा, 10वां संशोधन हुआ था 1961 का। फिर 11वां संशोधन अधिनियम है 1961 का। तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर 12वां संशोधन अधिनियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोवा, दमन दीव भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। फिर 13वां संशोधन अधिनियम आता है 1962 का। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा और इसके लिए विशेष उपबंध भी किए गए। फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो ये लगातार ये जो अमेंडमेंट आ रहे हैं इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, इनके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 का, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 60 से 62 कर दी गई। पहली चीज ये। दूसरा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उसी न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ठीक है। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय के दूसरे में जो स्थानांतरण है
वो न्यायाधीशों को क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान किया जाएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था है वो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था भी इसमें की गई। और उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर भी जो रिट दायर करने का अधिकार है वो भी है, और यदि इसका कारण उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो तो ये इस अमेंडमेंट के जरिए से कुछ प्रावधान हुए। ये कुछ अमेंडमेंट और हैं जिनको आपको पढ़ना है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना कम रहती, फिर भी एक बार आपको पढ़ के जरूर जाना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1967 का। तो जो हमारी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें भाषाएं दी गई हैं। तो सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई थी। अभी कुल 22 भाषाएं हैं, तो उसमें जो 15वीं भाषा थी वो सिंधी थी। किसको आप आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा सिंधी, बना सकते हैं 7। तो सिंधी भाषा 21वां संशोधन अधिनियम 1967 का 15वीं भाषा जोड़ी गई। फिर 22वां संशोधन अधिनियम असम में से एक स्वायत्त राज्य मेघालय बनाया गया, 1969 में बना। 23वां संशोधन अधिनियम 1969 का था, तो अनुसूचित जाति और इन सब का जो आरक्षण है वो फिर से बढ़ा दिया गया, ठीक है। 24वां संशोधन अधिनियम, तो राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी हो गई, ये इसके तहत हो गया, ठीक है। और संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 का आता है, और अब क्या हुआ, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती हो जाती है। फिर 26वां संशोधन अधिनियम 1971 का आता है, प्रिवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के जो विशेषाधिकार थे उनकी समाप्ति कर दी गई। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 31वां आपको पढ़ना है। तो लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 हुई। कौन सा अमेंडमेंट? 31st कब हुआ? तो 1972 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 32वां संशोधन अधिनियम आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध, माफ कीजिए। तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपको अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे प्रश्न कि 31st अमेंडमेंट में क्या है। आपको एक साइड दे दिए जाएंगे सारे अमेंडमेंट और उनको मैच करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको ये मैच करने रहते हैं। 33rd आपको देखना है, 34th देखना है, 35th देखिए इंपॉर्टेंट है। 35th और 36 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। तो ये 1974 में पहले 35वां संशोधन होता है। तो सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया। तो पहले सहयोगी राज्य के रूप में शामिल हुआ था। भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। अब देखते हैं 36वां संशोधन। तो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो ये 35वां और 36वां संशोधन है। फिर 37वां देखना है आपको और 38वां इसमें दिया गया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा मंत्रिपरिषद की स्थापना और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर बाध्य हो गई। और आगे देखते हैं राष्ट्रपति के विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई। 38वां संशोधन था। 39th पढ़िए, ये भी एक बार अच्छे से याद रखिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनसे संबंधित या लोकसभा इनसे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सबका निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और 9वीं अनुसूची में केंद्रीय अधिनियमों को समायोजन। अब आपको बताना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो इसका जो कहते हैं निर्धारण है, ये विवाद को निपटारा है इसका, वो कौन करता है। 40वां संशोधन अधिनियम संसद को समुद्री जल, महाद्वीपीय, मग्न तट और जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है और भारत के समुद्री जोनों की सीमाओं के समय समय पर निर्धारण की शक्ति है। और 41वां इंपॉर्टेंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा है 60 से बढ़ा करके 62 की गई, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 42वां संशोधन ही जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नए शब्द सबसे पहले प्रियम्बल में जोड़े गए, अभी हम लोगों ने देखा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में। फिर नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो पार्ट 4A है वो इसी अमेंडमेंट के जरिए से जोड़ा गया, ठीक है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया। प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था की गई। तो अब कौन सा पार्ट जोड़ा जाएगा? तो ये हो जाएगा पार्ट 14A होना चाहिए, है ना, अधिकरण जो है प्रशासनिक अधिकरण।
और फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों का निश्चित किया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। न्यायिक समीक्षा और रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्तियों में कटौती की गई। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। ठीक है। निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु नई विधि को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है। संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अप्रभावी होंगी। जो हाईलाइटेड है वो तो आपको कतई भूलना ही नहीं है। जैसे कि 3 निर्देशक तत्व जोड़े गए: सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5 विषयों को राज्य सूची और संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। याद रखिएगा। ठीक है। तो ये कुछ हैं जो हाईलाइटेड है, उनको भूलना ही नहीं है। और अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई। बाकी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई, लेकिन बाद में भी आप देखेंगे। तो जो हाईलाइटेड है उनको ध्यान रखिएगा, प्रश्न वहीं से बनेंगे। 43rd अमेंडमेंट आता है, इसके बाद 1977 का जनता सरकार द्वारा आता है। तो कुछ 42वें संशोधन में प्रावधान हुए थे, उनको रद्द कर दिया गया था। जैसे कि न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनके न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन किया गया। राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति थी वो हटा दी गई। फिर से इंपॉर्टेंट अगला अमेंडमेंट जो है वो कौन सा हो जाता है, तो वो होगा 44th अमेंडमेंट 1978 का। तो इसमें भी कुछ रद्द किए गए जो 42वां संशोधन हुआ था। जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पहले की तरह ही 5 वर्ष रखा गया। ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के कोरम के उपबंध को पूर्ववत रखा गया। संसदीय विशेषाधिकार के समय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट और समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, जैसे कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं सामने चीजें, आप एक बार रीड जरूर कर लीजिए। 45वां संशोधन अधिनियम आता है। फिर से क्या होता है, जो आरक्षण है बढ़ाया गया। 46वां संशोधन, 47वां, 48, 49। ठीक है। ये आपको अभी बस एक बार पढ़ लेना है। अगला जो अमेंडमेंट हमें पढ़ना है वो क्या होगा, वो होगा 52nd। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके जरिए से एक अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 1985 में, जिसे दल बदल विरोधी विधि के रूप में जानते हैं। तो इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक ठहराने की व्यवस्था, इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है। तो 53rd अमेंडमेंट होता है, मिजोरम के लिए विशेष उपबंध हुआ, न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था की गई। 54th अमेंडमेंट, 55th देखिए, 56। तो गोवा विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश। और 54 जो हुआ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन में बढ़ोतरी। भविष्य में संसद को यह अधिकार दिया गया कि साधारण विधि द्वारा इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो 52nd अमेंडमेंट है। तो इसके अलावा भी अभी हमें और अमेंडमेंट पढ़ने हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने 56th अमेंडमेंट तक देख लिया है। और हमें आगे के जो अमेंडमेंट पढ़ने हैं वो कल वाली क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी। तो आपके ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरी क्लास आप ध्यान से देखते रहिए और अगली क्लास भी फॉलो कीजिए। तो आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन है अमेंडमेंट से, अब वो गलत नहीं होंगे। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से भी आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो ऐसी ही क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर पाएंगे और साथ में प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।